फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट के बारे में। हमारे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पर कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन रहती है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट को रीड कैसे किया जाता है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पर देखने को मिलती है, उन डिटेल्स का मतलब क्या है, और जब भी आप इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो नेम प्लेट का रेफरेंस आपको कहां लगता है। ये नेम प्लेट में आपको जो भी डिटेल्स दी है, इसकी रिक्वायरमेंट आपको किन किन कंडीशंस में पड़ती है, ये सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नेम प्लेट की डिटेल्स को देखिए। सबसे पहले तो ये लिखा है कि ये जो नेम प्लेट है, ये जो मोटर है, ये बेसिकली सीमेंस कंपनी की मोटर है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता चलती है कि जो नेम प्लेट आप देख रहे हैं, जो मोटर आप देख रहे हैं, वो मोटर बेसिकली किस मैन्युफैक्चरर के थ्रू बनाई गई है, वो मोटर का मैन्युफैक्चरर कौन है। तो जैसे ABB की हो सकती है, सीमेंस की हो सकती है, और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मोटर है, ये सीमेंस के थ्रू बनाई गई है। अब दोस्तों, अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी डिटेल्स मैंने मार्क की है, अलग अलग कलर से मैंने हाईलाइट किया है, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्रीज में वर्क करने जाएंगे तो यही वो डिटेल्स है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ऑरेंज कलर में मैंने मार्क किया है कि ये मोटर कितने किलोवाट और कितने HP की है। तो वहां आप देख सकते हैं कि किलोवाट ऑब्लिक HP, और वहां पर 7.5 ऑब्लिक 10 लिखा हुआ है। सबसे बेसिक कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें किलोवाट कौन सा है और HP कौन सा है, मतलब ये मोटर 7.5 किलोवाट की है या 10 किलोवाट की है। तो देखिए, मोटर के नेम प्लेट पर ये पूरी तरीके से क्लियर लिखा जाता है कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या है। वहाँ पे किलोवाट ऑब्लिक HP लिखा है और 7.5 ऑब्लिक 10 लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो मोटर है, ये जो पर्टिकुलर मोटर है, ये 7.5 किलोवाट की है और 10 HP की है। 7.5 को अगर आप HP में कन्वर्ट करेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू 10 HP होगा। तो चाहे आप उसे 7.5 किलोवाट बोले या चाहे आप उसको 10 HP बोले, बात एक ही है। जो नेम प्लेट होती है उसमें किलोवाट और HP दोनों में ही उसकी रेटिंग मेंशन होती है। दोस्तों, ये जो मोटर की पावर रेटिंग है, जिसे किलोवाट और HP में मेंशन किया हुआ है, उसके जस्ट नीचे देखिए वहां पर वोल्टेज लिखा है। अब आप सोचेंगे कि वोल्टेज को हाईलाइट करने की क्या जरूरत है। वोल्टेज तो 415 वोल्ट ही होगा, क्योंकि LT मोटर 415 वोल्ट के वोल्टेज लेवल पर ही वर्क करती है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने 415 के आगे डेल्टा का सिंबल बनाया है और 690 के आगे स्टार का सिंबल बनाया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर मोटर को 415 वोल्ट से रन करने वाले हैं, तो उस केस में इस मोटर का कनेक्शन आप डेल्टा में करेंगे, और वहीं अगर आप 690 वोल्ट की सप्लाई इस पर्टिकुलर मोटर को देने वाले हैं, तो उस केस में आपके मोटर का कनेक्शन स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होगा। यहाँ आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि इंडस्ट्रीज में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है या जो LT मोटर है, ये 415 वोल्ट पर ही रन होगी। हमारे खुद की इंडस्ट्रीज में जो मोटर्स है, जो बड़ी बड़ी मोटर्स है, वो 690 वोल्ट पर भी रन होती है। तो ऐसे में आपका वोल्टेज लेवल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस मोटर का कनेक्शन आप स्टार कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे या डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। वोल्टेज के जस्ट नीचे दोस्तों देखिए, वहां पर मोटर का फुल लोड करंट लिखा हुआ है जो 14 एम्पियर है, और मोटर का RPM लिखा हुआ है जो लगभग 1500 RPM है। यहाँ मैंने एम्पियर को इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि अगर आपको मोटर का किलोवाट रेटिंग पता है, अगर आपको ये पता है कि आपकी मोटर कितने HP की है, तो उससे आप मोटर का फुल लोड करंट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोटर का किलोवाट से मोटर का फुल लोड करंट शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अगर आपको सीखना हो तो इस वीडियो को देखिएगा। इसमें मैंने जो शॉर्टकट तरीका बताया है, उससे एग्जैक्ट आंसर हर केस में नहीं आएगा, पर आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि 5.5 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा, 12.5 किलोवाट की मोटर का फुल लोड करंट कितना होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप मोटर का फुल लोड करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि मोटर के RPM को मैंने हाईलाइट किया है, जो कि 1450 RPM है। इसको नॉर्मली 1500 RPM की मोटर बोलते हैं। इसको हाईलाइट करने के पीछे का रीज़न क्या है? मोटर का RPM कितना भी हो, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारा काम तो इतना है कि मोटर प्रॉपरली रन होनी चाहिए, मोटर प्रॉपरली रोटेशन में आनी चाहिए, स्मूथ वर्किंग उसकी होनी चाहिए। अब उसकी स्पीड 1500 हो या कितनी भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मोटर का RPM बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मोटर सिलेक्शन में, जो अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा।
इसके अलावा दोस्तों मोटर की जो नेम प्लेट होती है उसमें ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड में बेरिंग कौन सी यूज की गई है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे इस नेम प्लेट पर भी आप देख सकते हैं जो BRG लिखा है, BRG का मतलब बेरिंग है, DE का मतलब होता है ड्राइव एंड और NDE का मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। तो इस पर्टिकुलर मोटर में ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड दोनों में ही 6208 नंबर की बेरिंग लगी है और डबल Z बेरिंग लगी है। अब ये जो बेयरिंग होती है इनके अलग अलग नंबर्स आते हैं, आपकी मोटर की रेटिंग कितनी है, मोटर कितने किलोवाट की है, कितने HP की है, उसके हिसाब से मोटर की जो बेयरिंग होती है वो भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, अलग अलग नंबर्स की होती है। तो इसमें बेसिकली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ड्राइव एंड में आप कौन सी बेयरिंग लगाते हैं और नॉन ड्राइव एंड में आप कौन सी बेयरिंग लगाते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में देखिए वहाँ पर 132M लिखा हुआ है। ये जो 132M है ये बेसिकली मोटर का फ्रेम साइज है। आपकी जो मोटर है इसकी फ्रेम साइज अलग अलग हो सकती है, ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपके मोटर की किलोवाट और HP रेटिंग कितनी है। मोटर की पावर रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से ही उसकी फ्रेम साइज भी बदलती जाएगी। अब आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि मोटर की फ्रेम साइज कितनी है, मोटर का RPM कितना है, इसमें बेरिंग कौन सी यूज़ हो रही है। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली वर्क करते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमें डे टू डे बेसिस पर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए आप इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं और एक मोटर अर्थ हो जाती है, एक मोटर की वाइंडिंग पूरी तरीके से जल जाती है और अब आपको उस मोटर को रिप्लेस करना है। तो आपका काम यह है कि आपको उस आइडेंटिकल मोटर से ही इस मोटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मोटर की नेम प्लेट देखनी है और आपको यह देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर मोटर जो जल गई है, जो अर्थ हो गई है, इसकी किलोवाट रेटिंग कितनी है, क्योंकि हम किसी भी रेटिंग की मोटर को इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ये 7.5 किलोवाट की मोटर है तो हमें दूसरी मोटर भी 7.5 किलोवाट की ही लानी पड़ेगी। तो अब आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि ठीक है हमने मोटर की किलोवाट रेटिंग तो देख ली, पर उसमें RPM, फ्रेम साइज ये सब देखने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए आपके जो 7.5 किलोवाट की मोटर है ये 1500 RPM की भी हो सकती है, ये 3000 RPM की भी हो सकती है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां 3000 RPM की मोटर को भी यूज़ किया जाता है। इसको बेसिकली हाई RPM की मोटर कहते हैं। तो अगर आपकी मोटर जो जली है ये 1500 RPM की मोटर है तो इसके जगह आप 3000 RPM की मोटर नहीं लगा सकते, और अगर जो मोटर जली है वो 3000 RPM की है तो उसका रिप्लेसमेंट आप 1500 की मोटर से नहीं कर सकते। ये रीजन है कि मैंने RPM को भी हाईलाइट किया है, क्योंकि अगर आपकी मोटर जल जाती है और आप मोटर को रिप्लेस करते हैं उस केस में आपको RPM पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो मोटर जली है उसका RPM कितना है। सेम चीज जाती है मोटर की फ्रेम साइज को लेके, क्योंकि सेम किलोवाट के मोटर की फ्रेम साइज भी अलग अलग हो सकती है। तो जब भी आप मोटर को रिप्लेस करेंगे तो 3 चीजें आपको हमेशा देखनी होती है। एक तो यह है कि मोटर की किलोवाट रेटिंग कितनी है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोटर का RPM कितना है और मोटर की फ्रेम साइज कितनी है। ये 3 डिटेल्स अगर आपके पास है तो उसका स्पेयर आप ढूंढ कर मोटर को इजीली रिप्लेस करवा सकते हैं। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि फिर आपने बेरिंग को क्यों हाईलाइट किया। बेरिंग का तो यहाँ कहीं यूज ही नहीं आया। वैसे भी अगर मोटर में एक बार बेरिंग लग गई तो मोटर तो इजीली घूम ही रही है, इसमें कौन सी बेरिंग लगी है इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। तो देखिए जब भी हम लोग प्लांट का एनुअल शटडाउन लेते हैं, जब भी मोटर की ओवरऑलिंग की जाती है तो उस केस में मोटर की बेरिंग को भी चेक किया जाता है, क्योंकि मोटर की बेरिंग अगर डैमेज हो गई होगी या अगर मान लीजिए वो जाम हो गई होगी तो उस केस में आपको बेरिंग को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर मोटर में कौन सी बेरिंग लगी है। तो इसलिए मोटर के नेम प्लेट पर यह मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर मोटर में हमने ड्राइव एंड में कौन सी बेरिंग लगाई है और नॉन ड्राइव एंड साइड में कौन सी बेरिंग लगाई है, सो दैट आप उस हिसाब से अपने स्पेयर मेंटेन कर पाए कि आपके यहाँ कौन कौन सी मोटर है और उसमें कौन कौन से साइज की, कौन कौन से नंबर की बेरिंग यूज होती है। तो एक तो स्पेयर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि जब भी आप शटडाउन मेंटेनेंस लेंगे तो आप मोटर की नेम प्लेट पर यह देखकर बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मोटर की जो बेरिंग डैमेज हुई है वो बेरिंग की साइज क्या है, ताकि रिप्लेस करने में आपको आसानी जाए। और आज के वीडियो में मुझे आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था कि जो भी चीज़ें मैंने मार्क की है, जो हाईलाइट की है, वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी प्रैक्टिकली आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। इस मोटर के नेम प्लेट पर और भी डिटेल्स है, अगर आपको उसमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाकर डिटेल में बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।